तो चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग कैसे हैं। आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। उसी ज़बरदस्त तैयारी में हमने और जो है उसको और ज़बरदस्त करने के लिए बहुत अच्छे सवालों का जो है हमने एक कलेक्शन किया है और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि यदि इन सवालों को आप समझते हुए आप बेहतर तरीक़ा से समझ जाते हैं तो इस टॉपिक से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप की जो सवालें हैं वो आपसे पक्का नहीं छूटेगा। ये आपका भाई का एक वादा है, आप बहुत बेहतर करके आएंगे। जैसा कि हमने एक इमेज लगा रखा है और इमेज में हम दिखा रहे हैं कि एकदम ये मेरा अंतिम प्रहार है। अब जो है समय नहीं बचा है कि हम ओल झोल मटोल और गोल गोल बात करके आपको हम केवल गुमराह करें। अंतिम क्षण है, अंतिम समय है, एकदम हम केवल उसी सवालों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हिट करे। चाहे तो ये सीधे रूप से आ जाए और नहीं तो किसी और रूप में आवे, इसी टाइप से आवे, यही आवे, एकदम इसी से आएंगे। इस तरह के सवालों का हमने कलेक्शन किया है और बहुत मज़ेदार सवाल है। तो हम लोग आज फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला अध्याय जो है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, उसको आज हम लोग सवालों को देखेंगे। और एक टॉपिक से हमने 20 सवालों को चुना है और यदि इसी तरह से हम सवालों को प्रैक्टिस करते रहें तो धीरे धीरे बहुत सारे सवालों का हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ पाएंगे और एग्जामिनेशन में मुस्कुराते हुए निकलेंगे जब एग्जामिनेशन हॉल से आएंगे हम। तो बिल्कुल जो है वैसे सवालों को हम लोग देखते हैं तो क्या है सवालों में, कैसे कैसे सवाल है। तो चलिए बातों को बिना विलंब करते हुए हम लोग सवालों को देखते हैं कि आपसे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपका रहा पहला सवाल, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। विद्युत थोड़ा सा जो है मिस्टेक है, शायद हो सकता है कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा, लेकिन उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इसको पढ़ रहे हैं। विद्युत लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। उसमें से मेरा पहला सवाल है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। और हमें यकीन है कि यदि आप इसको बेहतर तरीक़े से समझ गए तो केवल ये सवाल नहीं, इससे आने वाले हर एक सवालों को आप बनाएंगे। और हमने कई बार एग्जामिनेशनों में देखा है कि इस तरह के सवाल आपसे एकदम पूछता है। तो चलिए इस सवाल को एकदम बेहतर तरीक़ा से सीखते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो यदि आवेश के मात्रकों के बारे में बात करें तो आवेश का एसआई जो मात्रक होते हैं वो कूलम होते हैं। एसआई मात्रक कूलम होते हैं। और सीजीएस जो मात्रक होते हैं, सीजीएस मात्रक वो एससी होता है, एससी, जिसको हम लोग स्टेट कूलम लिखते हैं। स्टेट कूलम, स्टेट कूलम बोलते हैं। या इसी एससी को ईएसयू से भी दर्शाते हैं, जिसको हम लोग स्टैटिक्स यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो एससी को हम लोग ईएसयू से भी जानते हैं और एससी से भी जानते हैं। और एक और अन्य मात्रक होता है जिसको हम लोग एससी कहते हैं या उसी को शॉर्ट में ईएमयू के नाम से जानते हैं। और ईएमयू का मतलब हुआ एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम इसको हम लोग बोलते हैं। और यह उसी का मात्रक होता है जिसको शॉर्ट में एससी लिखते हैं, इसको एससी लिखते हैं और इसको सी लिखते हैं। और इन तीनों में एक बहुत गहरा अच्छा संबंध है। और वो संबंध क्या है कि एक एससी बराबर 10 सी होते हैं और 10 सी या एक एससी जो है 3 गुना 10 के पावर 10 एससी के बराबर होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से एक बहुत बढ़िया और गहरा संबंध होता है।
तो चलिए हम लोग से पूछा गया है कि एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक हम जो है, एसआई मात्रक तो कूलम होता है, ये वाला और ये वाला नहीं होता, एसआई मात्रक कूलम होता है। और न्यूटन तो भैया बल का मात्रक होता है। चलो उसके बाद 1 ESU में क्या होगा। अभी हमने लिखा कि 1 SC 10 C और 3 गुना 10 के पावर 10 SC के आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है। और दोनों की बराबर की बात करें तो हमें चुना गया है ESU, जिसको 80 कहते हैं, 80 चुना गया। तो इसको हम लोग को चुनना है। तो 3 गुना 10 के पावर 10 SC बराबर 10 C होते हैं, बराबर क्या होते हैं, 10 C। लेकिन सवाल कहा गया है कि इतना नहीं रहने दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। तो ठीक है, इधर 1 हम कर देते हैं। तो बाकी जो ये सब चीज़ें हैं इन्हें गुना कर रहा है, उधर जाके तो भाग कर देगा। तो 10 C बटे 3 गुना 10 के पावर 10 हो जाएंगे, 3 गुना 10 के पावर 10 हो जाएंगे। और ऊपर जो 10 जो है 1 है और नीचे 10 है, तो 1 तो काट देगा तो बच जाएगा 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 गुना 10 के पावर 9, या इसी को लिख सकते हैं 1/3 गुना 10 के पावर -9। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। अब चेक करते हैं इसमें से कौन है। तो भैया पहला तो नहीं होगा, ये दूसरा भी नहीं होगा, और तीसरा भी नहीं होगा, और चौथा भी नहीं होगा। सवाल टाइप करने वाले ने मिस्टेक किया। तो चलिए अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप माइनस लगा देते हैं तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको सही तरीक़ा से समझ पाए। अगला बोला गया है कि 1 C बराबर कितना SC होता है। तो अभी हमने बताया कि 10 C जो है वो 10 C, अभी आपको हमने लिखा कि 1 SC 10 C और 3 गुना 10 के पावर 10 SC, और हमें चुनना है C और SC में। तो C और SC को उठा ले तो 10 C बराबर 1 SC होते हैं। तो 1 C बराबर 1/10 हो जाएगा, यहाँ पे SC हो जाएगा। और इसके नीचे कुछ ना तो 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर -1 C हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सॉरी SC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SC, ये SC हो जाएगा, SC। अब इसमें से चेक करते हैं। तो चलो ये तो मेरा पहले ही मिल गया, बिल्कुल जो है आप इसको देख पाएँ। अगला सवाल को देखें तो 1 C में कितने SC होते हैं। तो अभी हमने लिखा 1 SC 10 C बराबर 3 गुना 10 के पावर 10 SC, और उठाया जा रहा है कि 1 C में कितना SC होगा। तो भैया 10 C बराबर 3 गुना 10 के पावर 10 SC होते हैं, लेकिन 10 बराबर होता है 10। तो भैया ये तो नहीं होगा पक्का, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। और एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव सवालों का हल करने का सबसे बिंदास तरीका है कि जो ना दे रहे ओकरा तो पहले काट दो, ताकि हमारी नजरें बार बार भटक कर उस पर ना जाए। तो इसको हम यहाँ से काट देंगे तो ये तो कट जाएगा। अब ये दोनों में चुनना है, तो इन्हें 10 होता है लेकिन कह रहा है कि 1 रखना है। तो हम लिख सकते हैं इसको 1C। अब कहें जी कैसे लिख दिए, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, देखो 10 गुना 1C लिखेंगे तो 10 ही आएगा ना, और 3 गुना 10 के पावर 10 SC। तो 1 C बराबर 3 गुना 10 के पावर 10 SC और बटे क्या 10। अब ये वाला से ये वाला तो कट जाएंगे, के को कटेगा, ए को 10 कटेगा तो 10 के पावर 9 बचेगा। तो हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 9। 1 C बराबर क्या दिख रहा है, क्या बिल्कुल दिख रहा है हमको, B दिख रहा है। तो ये आप एकदम कपार में आज से लोड कर लेंगे, एकदम खुट्टा ठोक के गाड़ लेंगे। ये आपको 1 से 2 सवाल देकर चला जाएगा। और शायद एग्जामिनेशन में हमने देखा है कि सवालों में पहला बोहनी इसी से होता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल टाइट फिट होके देख लेंगे। आवेश प्रकृति में है, आवेश प्रकृति में है, तो आवेश तो भैया प्रकृति में संरक्षित है।
कारण कि आवेश खुद कहता है कि आप ना तो हमें उत्पन्न कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप हमारा उत्पन्न कर सकते हैं, और नहीं आपने क्षमता है कि आप नष्ट कर सकते हैं। हम तो नश्वर हैं, और नश्वर है तो इसे आप ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। अर्थात कुछो कीजिए तो प्रकृति में संरक्षित रहेगा, एकदम जो है ठीक रहेगा, अच्छे से रखा हुआ रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। तो चलिए, आपने देखा इसको, आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे कह रहा है किस आवेश का अस्तित्व प्रकृति में नहीं है, तो बिल्कुल किस आवेश का अस्तित्व प्रकृति में नहीं है, तो बिल्कुल कुछ बहुत सारे विद्यार्थी ने इसको मारा कि इसका सर आवेश का अस्तित्व प्रकृति में नहीं है, क्योंकि आवेश पॉइंट में नहीं होते हैं। लेकिन अंतिम प्रहार है, थोड़ा नजरों को बचा बचा के चलिए, फूक फूक के पैर रखिए, गलती ना हो जाए, क्या कि वो आपका क्लास वाले टीचर नहीं है, एक बार गलती बस गलती हो जाएगा, तो चलते ध्यान दें। अब ये तो पॉइंट में हो सकता है, यहू हो सकता है, यहू हो सकता है, यहू हो सकता है, तो इसमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता, सब के सब है। तो इसमें से नन ऑफ दिज मारेंगे, क्या कि सब के सब है। अब कहे कि जी ये वाला हजम नहीं हुआ हमको, ये आप बस समझाइए, तो थोड़ा हम आपको चर्चा कर दें। तो हमने, आप समझ रहे हैं आप गलती क्यों मार रहे हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जी Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ही, और एन का मतलब नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होता है। अब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से इनफिनिटी तक जाता है। तो सर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 2 के बाद 2 बाद 4 कैसे आ गया। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ये तब कह सकते हैं जब Q बराबर हम लिखें 1E, 1 के बाद 2E और 2 के बाद डायरेक्ट 3, तब ही सही है। लेकिन E के फॉर्म में रहेगा तब, और यहाँ दिया गया है C के फॉर्म में, मतलब कुलम में दिया गया। कुलम में तो कुछ भी हो सकता है ना, कुलम में क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो ये कुलम में हो सकता है। इस बात को थोड़ा सचेत रखेंगे। और बाकी जो आपकी तैयारी है बिल्कुल बेहतर है, अब थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा है। ई के फॉर्म में रहता, अगर जो यहाँ पे ई रहता तो यहू नहीं होता, लेकिन नहीं सी दिया गया तो ये होगा। चलो अगला हम लोग देखें, किस आवेश का प्रकृति में नहीं है। हाँ, ये सवाल आप सोच रहे थे, इसका अस्तित्व प्रकृति में नहीं है। क्यों? क्योंकि ई के फॉर्म में दिया गया है, और ये ई हो गया, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, तो प्राकृतिक संख्या तो कभी दशमलव में होगा नहीं, तो ये हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट काम आ गई। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश घनत्व क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश घनत्व जो है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश घनत्व जो है आपका, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश घनत्व यह होता है। अब कहे जी विशिष्ट आवेश घनत्व हम नहीं समझ पाए, तो बबुआ समझ लो, विशिष्ट आवेश घनत्व बराबर, बाबू देख लो, विशिष्ट आवेश घनत्व बराबर होगा है आवेश बटे द्रव्यमान, आवेश बटे द्रव्यमान, आवेश बटे द्रव्यमान। अभी जिस चीज को बोल रहा है उसी चीज को निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 होता है, और द्रव्यमान 9.01 गुना 10 के पावर -31 kg होता है। तो काट छाट लेंगे तो आपको यही आएगा। हालांकि 1.75 भी आते हैं, लेकिन उतना बाल के खाल निकालने से आवश्यकता नहीं, 1.7 दिया है तो 1.7 से ही मिला के चलेंगे। अगर जो यहाँ पर 1.8 कलर रहता तो कोई दिक्कत नहीं, वही हो जाता, क्योंकि इसके बाद भी आगे अंक बढ़ रहे हैं, तो एक अंक बढ़ा के लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन खेल यहाँ पावर का था कि यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, तो ये आपको 11 वाला होंगे। अब कहे कि जी उन्होंने घटाएंगे तो ये तो 12 होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन आप पॉइंट मारो तो वो आ जाएगा। अब बाकी काट के देख लो ना, इतनी मेहनत तो कर सकते हो, सब हमारे ऊपर क्यों छोड़े हो। चलिए आगे देखें, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवश्यक है। बहुत मस्त और जबरदस्त सवाल है ये। कारण कहे कि जी एकरा पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, तो क्योंकि यह कभी कभी ऐसे सवाल 2 नंबर में भी आ जाते हैं। एक तरह से यांत्रिक प्रश्न भी है, और ऑब्जेक्टिव में डाला है तो ऑब्जेक्टिव भी बन गया। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है, और 1 कूलम में
तभी आपने पढ़ा Q बराबर एनी, Q बराबर एनी, Q का मान दिया गया 1C, तो 1C बराबर एनी, 1C बराबर क्या एनी, 1C बराबर एनी, अरे बोलना 1C बराबर क्या एनी, 1C बराबर एनी, 1C बराबर एनी। अब एनी की बात करेंगे तो 1C एन के मान तो पूछ रहा है ना कि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 1 कूलम होता है। तो अब जो है नंबर निकालेंगे तो 1C बटे 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 1C आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा, C तो रिश्तेदार है, ये बेचारे साड़ू भाई मिलकर कट जाएंगे। अब यहाँ चलेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, और ये दशमलव को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 बटे 16, और इसको भी ऊपर लेके चल जाए तो 10 के पावर 19 हो जाएगा। यार 10 में 16 से भाग मारनी है। अब 10 में 16 से भाग मार के कहा है कितने फेफड़ा पर ज़्यादा लोड ले रहा है, 19 को 0 पड़ा हुआ, 1 0 इसको दे दो, 1 0 दे दो तो हो जाएगा 100, 100 भागे 16 और 10 के पावर 18। तो ये बात तो पक्का हो गया कि 10 के पावर 18 वाला होगा, तो ये तो नहीं होगा, और ऊपर गया तो प्लस होगा, तो माइनस वाला नहीं होगा, तो कन्फर्म ही होगा। देखा कितना अच्छा से बन गया, अपने कहा चिल्ला रहा कि भैया हम इधर, लेकिन आप समझ नहीं रहे। इसीलिए कहते हैं कि आप एग्जामिनेशन है, पहले वैसे सवालों को कटिंग शटिंग मार दो, जो ना होने की संभावना है। 19 वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, काट दिया हमने, माइनस वाला नहीं हो सकता, प्लस वाला हो सकता है, तो काटेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है, अल्फा पर आवेश कितना होता है। तो इसको तो कोई बात नहीं है कि आपको बेहतर से समझाएं या अलग भाषा में समझाएं, ये तो एक नियतांक है, और नियतांक आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस 3.2 गुना 10 के पावर 18 कूलम होते हैं। अगला कूलम बल है, अरे भैया कूलम बल तो दोनों है, नाभिकीय और विद्युतीय दोनों है, नाभिकीय और विद्युतीय दोनों है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है। तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक 8.85 गुना 10 के पावर 12 होता है। लेकिन दो को क्यों दिया गया, ये दो क्यों दे दिया ना भाई, क्या लॉजिक है दोनों में। हाँ, लॉजिक तो छिपा हुआ है। देखिए लॉजिक कहाँ छिपा हुआ है कि मान बराबर है, मान क्या है बराबर है, मात्रा किसका चेंज कर दिया गया है, मात्रा क्या है चेंज है। और जहाँ तक हम लोग ये प्रसलन नोट की बात करें तो ये प्रसलन नोट का मात्रा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर आता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर आता है ना, आप इसको देख सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हम हो गए थे। चलिए हम देखेंगे तो जैसा कि देखें इसको कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है, तो मुक्त आकाश का यह होता है। चलो हमने इसको समझा दिया था, आगे हम लोग बढ़े। तांबा चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, तांबा चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है। तो भैया तांबा चांदी तो धातु है, धातु का अनंत होता है, धातु का जो है लिमिट नहीं है क्या उसका होता है। अगर बोला विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है, वाह बहुत बेहतर सवाल, एग्जामिनेशन का दुलरुआ सवाल और बार बार एग्जामिनेशन में आने वाला सवाल है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल बिंदास तरीका से न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। लेकिन दोनों भी, ये दोनों क्यों लिखा गया भाई, ध्यान देना। यदि सवाल में दोनों रहे ऑप्शन में तो एगो तो दिख जाता है आसानी से, और दोनों रहे तो कान खड़ा हो जाना चाहिए कि एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको एकदम ऊपर ही उछाल के लीजिए भैया फुल टॉस मार लीजिए, कहीं ना कहीं उसके पीछे लॉजिक भिड़ा रहेगा। तो चलिए ये तो हमें दिख ही रहा है, तो ये दिख गया तो इसको तो नहीं मारेंगे क्योंकि नन ऑफ दीज है, इसमें तो कोई रहबे नहीं करेगा, इसका तो कहना ही नहीं, ऑप्शन है कट गया। अब सवाल ये दोनों पर घूमता है, तो एक सवाल पर मेहनत करनी है, एकरा पर मेहनत करेंगे तो पता चल जाएगा कि होगा तो सी है, ना होगा तो ये तो कन्फर्म है। तो चलो इस पर करते हैं। तो लिखा हुआ है जूल बटे सी आर एम, सी का मतलब कूलम है, एम का मतलब मीटर है, सी का मतलब कूलम है, एम का मतलब मीटर है, मीटर है। कूलम को हम लोग बोलेंगे क्या, कूलम को बोलेंगे तो सॉरी जूल को हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर, जूल को क्या बोलते हैं न्यूटन मीटर। नीचे लिखा है सी एम, तो एम से एम जो है खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा n/c। वाह, इसमें भी घोंसड़ा हुआ था न्यूटन प्रति कूलम, तो ये दोनों इसमें से सही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल, लाजवाब सवाल। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है।
और ऑप्शन में कुछ गड़बड़ दिख रहा है भाई हमको। इसमें भी देखेंगे तो सेम है, इसमें भी देखेंगे तो सेम है, ये तो बौड़ाहा बना दिया। चलो हम लोग कम थोड़े हैं, इसको अलग निकाल के देखते हैं। ई का फार्मूला होता है F बटे क्यू। यू मतलब विद्युतीय क्षेत्र होता है, F मतलब बल, आवेश मतलब क्यू मतलब आवेश होता है। और बल का होता है mL/t-2, आप जानते होंगे। आवेश का होता है 8t। और बीमा कहीं बट्टा में होता नहीं है, बीमा को बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो एम तो एगो है तो एम एगो रह जाएगा, एल एगो है तो एल एगो रह जाएगा, टी एगो नीचे है, दो गो ऊपर है तो नीचे जाएगा, तो t-3 हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो यह -1 हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? mL/t-3, mL/t-3, ये आपका ऑप्शन रहा, ये आपका ऑप्शन है। थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे हम लोग देखें, विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को कितना कोण पर प्रतिच्छेद करता है? प्रतिच्छेद करता है। कैसे से काटे लगा भाई? ये तो कभी काटता ही नहीं है। ओ मारा गया ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस। विद्युतीय बल रेखा तो काटता ही नहीं है। और कितना गोल गोल सुंदर सुंदर बजाया गया, 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री। अरे नलायक, कभी काटता ही नहीं। बजाओ मत, हम लोग जो है बेहतर तरीका से समझे हुए हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? वाह, क्या बेहतर सवाल है भाई, क्या हो जाएगा? चलो, तो दो स्थिर आवेश है, और स्थिर मतलब रुके हुए, रुके में हो तो कूलम का नियम काम करता है। तो ये समानुपाती Q1 गुना Q2 व्युत्क्रमानुपाती R होता है। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो R को बीच की दूरी कहते हैं, बीच की दूरी को आधी कर रहा है। तो F Q1 क्रॉस Q2 R बटे R/2 के स्क्वायर, R/2 का क्या स्क्वायर। अब इसको करेंगे, थोड़ा हमें स्पेस चाहिए है ना। चलो अब यहाँ करेंगे F Q1 क्रॉस Q2 और R² बटे 4, R²/4। तो मेन बट्टा ये है, बट्टों के बट्टा ये है, तो ये तो ऊपर चल जाएगा ना। तो हो जाएगा F समानुपाती Q1 क्रॉस Q2 व्युत्क्रमानुपाती R² गुना हो जाएगा 4। यानी इतने तक कूलम के नियम है, और इसी को हम लोग बल कहते हैं। लेकिन बल में जब आधा इसको कर दिया तक कौची हो गया? 4 से गुना हो गया, 4 से गुना हो गया, 4 से गुना हो गया, बिल्कुल 4 से गुना हो गया। बहुत सवाल मस्त था, ज़बरदस्त था, है ना, दिमाग को व्यस्त करने वाला था। टाउ बराबर क्या होता है? टाउ, टाउ बराबर क्या होता है? वाह, टाउ बराबर, तो टाउ बराबर तो डायरेक्ट होता है P क्रॉस E होता है। टाउ बराबर P क्रॉस E होता है, किधर है? P क्रॉस E होता है। टाउ मतलब बला घूर्ण होता है। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें हम। टाउ एक बला घूर्ण है, इसके ऊपर एरो भी लिखाना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा गया है ना। ये सदिश को दर्शा रहा है, बला घूर्ण सदिश राशि होते हैं। तो ये जो है अब बला घूर्ण का फार्मूला, बल गुना बलबाहु, बल गुना बलबाहु को टोड़े फोड़ेंगे तो आपको P क्रॉस E निकलेगा, जहाँ P जो है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है और E जो है विद्युतीय क्षेत्र है ना। तो विद्युतीय क्षेत्र है, दोनों को सदिश गुणनफल को हम लोग बोलते हैं, और सदिश गुणनफल क्रॉस को बोलते हैं, अदिश गुणनफल डॉट के बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान देना। अगर जो ऐसे लिखा रहेगा टाउ बराबर P और डॉट E, तो ये बलंडर गलती है। अब इसका मतलब ही गुना है, इसका मतलब ही गुना है, लेकिन ये अदिश गुना है और ये सदिश गुना है। सदिश गुना होना चाहिए, अदिश गुना नहीं होना चाहिए, इसलिए यह हो जाएगा। चलो अगला सवाल हम लोग देखें। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाली बल उनके बीच के दूरी के होते हैं। अभी तो लिखा हमने F समानुपाती Q1 गुना Q2 के गुणनफल व्युत्क्रमानुपाती R, R नहीं R के स्क्वायर है। तो सबसे पहले R के साथ तो उल्टा संबंध है, उल्टा संबंध है तो समानुपाती वाला रिश्ता को हटा दो। अब व्युत्क्रमानुपाती में भी दो गो है, तो व्युत्क्रम मतलब तो उल्टा होता है, लेकिन स्क्वायर को वर्ग कहते हैं तो वर्ग कहते हैं, ये भी हट जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल। बहुत मस्त मस्त सवाल था रे भाई। विद्युतीय द्विध्रुव का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए? ऐसे लिखाना चाहिए था, विद्युतीय द्विध्रुव का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए। चलो निकालते हैं विद्युतीय द्विध्रुव का। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन विद्युतीय द्विध्रुव लिखा हुआ है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए, यहाँ पे आघूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन के अनुसार आघूर्ण होना चाहिए।
तो इसका होता है आवेश, आवेश गुना लंबाई, आवेश गुना लंबाई, और आवेश का होता है 80, लंबाई का एल, तो ये टी एल होता है। एटीएल, एटीएल तो इसमें दिख नहीं रहा, क्या है भाई, एटीएल तो इसमें दिख नहीं रहा। ओ चलिए, तो लगभग जो है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले पार्ट स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा आवेश से हमने लगभग 20 सवालों को कलेक्शन किया। और 20 सवाल यदि आपसे बन जाते हैं, 20 सवाल यदि आपसे बन जाते हैं तो आप समझो कि आपका इस चैप्टर से आने वाले कोई भी सवाल आपको छूटने वाला नहीं है। एकरा से ज़्यादा बेहतर सवाल बनता भी नहीं है। तो सही बेहतर सवालों का एक जगह हमने कलेक्शन किया, बहुत मेहनत करवाया और बहुत मेहनत आपसे हम करवा भी रहे हैं। इसी तरह से आप अपनी तैयारी में लगे रहिए मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, ताकि रिजल्ट बिंदास आवे ब्लास्टिंग के साथ। तो चलिए आज वाला क्लास जो है हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। सभी विद्यार्थियों को जो है हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।